10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला के पास धमाका होता है और अब 14 नवंबर की रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में भी एक बेहद शक्तिशाली धमाका होता है। इस धमाके का आपस में कनेक्शन है। यहां वही विस्फोटक जांच के लिए रखा गया था जिसे फरीदाबाद से बरामद किया गया था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी और पुलिस स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। फरीदाबाद का बारूद, नौगाम में विस्फोट। नौगाम पुलिस स्टेशन में तबाही। शुक्रवार रात करीब 11:20 पर एक जोरदार धमाका होता है। श्रीनगर का नौगाम पुलिस थाना इस धमाके से हिल जाता है, बर्बादी मच जाती है। आसपास का इलाका भी दहशत में आ जाता है। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। फौरन पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इलाके की को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आप चप्पे चप्पे पर देखेंगे सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से स्निफर डॉग्स को भी ले जाया गया अंदर और इस समय डिप्टी कमिश्नर भी इस समय पुलिस स्टेशन पे पहुंचे हैं। मौका वारदात पे वो वहाँ पे इस समय जायजा ले रहे हैं कि हुआ आखिर क्या हुआ है। इस धमाके में जान माल का नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में मलबा फैला है। नौगाम थाने में भारी नुकसान हुआ। इस थाने का सीधा कनेक्शन फरीदाबाद में 9 और 10 नवंबर को मिले विस्फोटक और 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में हुए कार बम धमाके से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर के नौगाम थाने में फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक रखा गया था। विस्फोटक के सैंपल जांच के लिए भेजे जाने थे। बताया जा रहा है कि सैंपल लेने के दौरान ये धमाका हुआ। ब्लास्ट में कुल 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 27 लोग घायल हैं। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात है और इस इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। यहाँ पे कंसर्टीना वायर बिछा दी गई है। किसी को भी पुलिस स्टेशन की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है नौगाम पुलिस स्टेशन। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 अक्टूबर को इस इलाके में जब जैश ए मोहम्मद के पोस्टर आए थे तो इस पुलिस स्टेशन ने ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कमांडोज भी आ रहे हैं पुलिस के, वो भी अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि देर रात तक एम्बुलेंस यहाँ पे आती रही और उसके साथ साथ यहाँ पे स्निफर डॉग भी लाए गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार घेराबंदी की जा रही है। धमाके से पूरे इलाके में दहशत है। जिन लोगों ने रात में इसकी गूंज सुनी, आग देखी, वो खौफ में हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि थाना बहुत छोटा है, विस्फोटक यहाँ नहीं रखना चाहिए था। इतना अटैक हुआ कि क्या बोले हम बार बच गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। पूरे मकान यहाँ हिले। सब शीशा कोई भी नहीं, खिड़कियाँ नीचे है, हर कुछ। उस पर क्या लगा आपको? ये क्या हुआ? हमें लगा कि ऊपर से कुछ आया है। इनको वहाँ पे ये नहीं रखना था। ये थाना थोड़ा छोटा है, इनको नहीं रखना था वहाँ पे इन सबको। घायलों को भारतीय सेना की 92 बेस अस्पताल और शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नौगाम पहुंच गए हैं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि नौगाम पुलिस थाने ने ही इलाके के कई स्थानों पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले का पर्दाफाश किया था। इन पोस्टरों ने उस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसमें कट्टरपंथी उच्च योग्य पेशेवर शामिल थे। इसके बाद भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया कि थाने में ब्लास्ट को लेकर किसी भी तरह की अटकलबाजी से बचें। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था। श्रीनगर में प्रदीप दत्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये धमाका कितना जोरदार था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थाने से 100 मीटर की दूरी तक
मौजूद घरों के शीशे टूट गए। हमने मुनीर नाम के शख्स से बात की जिनका लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। नौगाम थाने में ब्लास्ट हुआ, लेकिन उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था ये मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं थाने से 100 मीटर की दूरी पर एक घर में खड़ा हूं और इस घर में किस तरह से नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान इस घर में हो गया है। शायद ही कोई दरवाजा या जो कोई खिड़की है जो शीशे की है वो बची हो। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर से किस तरह से जो शीशे फूटे हैं वो निकाले जा रहे हैं। पूरे घर के जो शीशे हैं वो फूट गए हैं। अंदर जो तमाम अंदर जो सामान था वो टूट गया है और धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई मिसाइल से हमला हो गया है। तो पूरा घर ये जो है तहस नहस हो गया है और ये घर नौगाम थाने से करीब 100 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो खिड़कियां हैं उनके सारे शीशे टूट गए हैं। अंदर जो तमाम सामान लगा था वो सारा सामान टूट गया है। इस वक्त घर के मालिक मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर है। मुनीर जी, घटना कब हुई और क्या कुछ हुआ है? रात को करीबन 11:15 बजे 11:20 पे हम अंदर बैठे थे तो एकदम से ब्लास्ट की आवाज़ आ गई। हमें लगा कि ऊपर से कुछ गिरा है, मिसाइल हुआ और फायरिंग भी हो रही थी। तो हम डर गए, पूरे शीशे नुकसान बहुत सारा हुआ जो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। तो हम एकदम से डर गए तो अंदर ही बैठे रहे हम। कितने का नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा मकान ही, पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा ख़त्म हो गया। खिड़कियाँ, कोई खिड़की नहीं बची है, शीशे नहीं बचे हैं, दरवाजे भी नहीं है, फ्लोरिंग थी, सारा कुछ मकान पूरा डैमेज है। 1 करोड़ से ऊपर नुकसान है। जो घर आपके अलावा जो आसपास घर हैं क्या उनको भी बहुत डैमेज हुआ, नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारे साथ और एक होटल मारविला करके और उनका घर भी, उनका भी 2 करोड़ से ऊपर नुकसान है। पूरा डैमेज हुआ है उनका वहाँ पे। और साथ में बाकी घर भी है, रेजिडेंशियल हाउस है, उनमें भी बहुत नुकसान हुआ है। ठीक ठाक नुकसान है। तो फिर रात में आपको कैसे मालूम चला कि थाने के अंदर ब्लास्ट हुआ है? थाना हमारे घर के पीछे ही है। तो जब हम बाहर निकले देखने के लिए, बाहर से सायरन्स हुई, फिर गेट बाहर जब हम निकले, नॉक हो रहा था गेट पे, तो गेट भी गिर गया था हमारा पूरा। तो गाड़ी जब पीछे से हमने जब रेडनेस देखी, पूरी लाल हो गया था पूरा, तो आग चल रही थी पूरी। तो फिर हमने यहाँ से देखा कि थाने में कुछ हो रहा है। तो फिर यहाँ से फायर सर्विस की गाड़ियाँ आई, हम उनको साथ गए वहाँ तक उस टाइम पे। जी। तो ये है मुनीर, जिनका ये पूरा जो घर है वो धमाके में तहस नहस हो गया है। आप देख सकते हैं कि घर में कितना नुकसान हुआ है। 100 मीटर की दूरी पर ये घर है। राहत की बात ये है कि लोग उस समय घर के अंदर थे, लेकिन घर का कोई भी मेंबर इस घटना में घायल नहीं हुआ है। नौगाम से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त मेरे साथ नौगाम से मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, लगातार हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, वहाँ पर आपने आसपास लोगों से बात की है कि जो आसपास के घर हैं 100 मीटर के दायरे में, वहाँ पर नुकसान कितना बड़ा हुआ है। इसकी कुछ डिटेल्स भी आपने भेजे हैं कि किस तरह से वो थाने के अंदर की डिटेल्स, जो ये ब्लास्ट हुआ, और एक बड़ा सवाल था कि ये साजिश है या हादसा है, तो क्या ये इसके ऊपर अब नई जानकारियाँ वहाँ पर पुलिस से कन्फर्म की गई हैं? देखिए नगमा, मैं आपको टॉप एंगल से पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे ये ब्लास्ट हुआ और ये पूरा जो इलाका है ये कैसा है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे राइट में देखिए कि ये नौगाम बाईपास है, NH-44 है, और यहाँ से सामने इधर लेफ्ट में करीब 100 मीटर की दूरी पर थाना है। ये सामने जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं थोड़ा दूर है यहाँ से। मैं कोशिश करता हूँ हमारे जो कैमरा पर्सन है शेख मोमिन वो दिखाएं। सामने जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं ये थाना है, राइट में थाना है इसके, जहाँ पर ये खड़े हुए हैं, और यहीं पर ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट के बाद जो इम्पैक्ट है इस ब्लास्ट का वो आप देख सकते हैं कि आसपास जितने भी घर हैं, किसी भी घर के दरवाजे, खिड़कियां, शीशे आपको सही सलामत नहीं मिलेंगे। ये देखिए राइट में ये घर सामने है, थोड़ा दूर है यहाँ से। उस घर के ऊपर जो ये तमाम जो शीशे लगे थे वो सारे शीशे टूट गए हैं। घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ये सामने जो घर है, इधर देखिए सामने, ये घर भी थोड़ा दूर है, थाने के पीछे है। उस घर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह से उड़ गया है, तहस नहस हो गया है। ये सामने जो घर थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। पूरा का पूरा जो घर का ऊपरी हिस्सा है वो तहस नहस हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसके आसपास तमाम जो इमारतें हैं, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ करीब 300 मीटर की दूरी तक जो धमाके का इम्पैक्ट है वो हुआ है। और जो आवाज़ है, आवाज़ तो लगभग श्रीनगर में हर आदमी ने सुनी है। जो भी लोग घर में रात में थे, सबको ये आवाज़
दूर दूर तक सुनाई दी। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई मिसाइल हमला हुआ है, भारत ने कोई ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और उसके बाद कोई मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि थाने के अंदर ही जो विस्फोटक है वो फट गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो सामने थाना है जहां पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, इस थाने के अंदर फरीदाबाद से लाया गया 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और उस अमोनियम नाइट्रेट में से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो सैंपल लेकर जा रहे थे और ये प्रोसेस 2 दिन से चल रहा था। सैंपल को इसलिए लेकर जा रहे थे ताकि सैंपल से जो विस्फोटक है उसकी पुख्ता पहचान हो पाए, और उसी दौरान जो सैंपल लेने के दौरान ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए और करीब 30 लोग इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग इसमें घायल हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जो थाने का पूरा एरिया है, थाने के गेट से घुसते ही लेफ्ट में जो है संतरी पोस्ट है, राइट में कुछ बैरक है और सामने थाने के अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं जिसमें रिहायशी इलाका भी है। तो जो मेन बिल्डिंग है थाने की, उसके अंदर जो विस्फोटक है वो रखा हुआ था बरामदे में और वहीं पर ब्लास्ट हुआ और बरामदे के बाहर लॉन में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो सारी गाड़ियां भी डैमेज हो गई। तो कुल मिलाकर विस्फोट इतना ज्यादा था कि इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक सुनी गई। जी, जैसे आपने बताया कि श्रीनगर में मौजूद की दूरी तक हुआ। जी, वो हाईवे दिखाया आपने मुकेश और उसके पास में थाना है और वहां पर जांच के दौरान ये विस्फोटक जो ब्लास्ट हुआ है सैंपल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, वो आपने जानकारी दी। बहुत बड़ा ब्लास्ट था और आसपास सभी घरों के शीशे टूटे हैं। धन्यवाद आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, वहां पर हर रोज नई जानकारी आप सामने आ रही हैं क्योंकि जांच जारी है। पहले ये माना गया कि जल्दबाजी में ये धमाका हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए। ये कहा जा रहा है कि उसने 5 से 10 मिनट में, जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, उन्होंने 5 से 10 मिनट में बम तैयार किया। नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए इस धमाके में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें सामने आ रही हैं। पहले यह आशंका जताई गई कि i20 कार के अंदर घबराहट में ब्लास्ट हो गया था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच में नया एंगल सामने आया है जो दिल्ली ब्लास्ट केस को नई दिशा दे सकता है। नई जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था। लाल किला धमाके में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए डिटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ था। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार भी मिले हैं। ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया, ये भी सामने आ रहा है। ये सामने आया था कि डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक कार में बैठा रहा था। ये कहा जा रहा था कि फरीदाबाद में जो उसके साथी पकड़े गए उसके बाद वो घबरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन जो नई बातें सामने आ रही हैं, उनसे ये लग रहा है कि कार में उमर ने ब्लास्ट के लिए विस्फोटक तैयार किया। हालांकि ये काम उसने जल्दी 5 से 10 मिनट में किया होगा। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने 50 से ज्यादा एक्सप्लोजिव से जुड़े सैंपल्स की जांच की है। इससे पता चला कि डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल से विस्फोटक तैयार किया होगा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक महज 5 से 10 मिनट में उमर ने ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आ रहा है कि इस तरह के एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार के 60% मिले एग्जिबिट से ये खुलासा हुआ है। i20 गाड़ी के अंदर करीब 2 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक बम बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी के अंदर से जो फॉरेंसिक सैंपल बरामद हुए हैं उनसे साफ है कि करीब 5 मिनट में ही उमर ने बम तैयार कर लिया होगा। अब सवाल यह है कि क्या लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे के दौरान ये सब उमर ने किया? इस धमाके के पीछे बड़े षड्यंत्र की साजिश को भी देखा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में एक और FIR दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज की है FIR। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में ये FIR दर्ज हुई है। अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्पेशल सेल यूनिट भी बम धमाके की जांच करेगी। दिल्ली धमाके को लेकर पुलिस तेजी से जांच कर रही है।
धमाके से जुड़े जैश के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। डिजिटल सर्वेलांस बढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जांच हो रही है। इस धमाके से संबंधित कोई बात हो उसे तलाशा जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी की निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अनुष्का के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं कि ये बम किस तरह से बनाया गया, इस पर कई बातें सामने आई हैं। वैसे शुभांग सिंह ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं लाल किला दिल्ली से। शुभांग, वहां पर आसपास के इलाके जो हैं वहां पर अब क्या हालात हैं ग्राउंड पर? पहले कई रास्ते यहां बंद किए गए थे धमाके के बाद। जी नगमा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 10 तारीख को ये धमाका हुआ था लाल किले के बाहर गेट नंबर 4 के पास, और उसके बाद से इस सड़क को बंद कर दिया गया था आम जनता के लिए भी और मीडिया के लिए भी। लेकिन अगर मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये जो पूरा का पूरा रोड है, चाहे वो दोनों तरफ से आपको मैं दिखाऊं तो ये पूरी तरीके से अब वैसे ही शुरू हो गया है जैसे कि आमतौर पर होता था। लेकिन आमतौर पे यहाँ पर शाम के समय बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। हालांकि क्योंकि अभी लोगों में डर का माहौल है तो उस तरीके की भीड़ यहाँ पर जरूर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए जो ई रिक्शा है, बाइक्स है, ऑटोज है, उन सभी की अब अंदर आने की जो एंट्री है मेन रोड से वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गई है। मेरे ठीक पीछे अगर मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊँ और देख पाए तो ये जो होर्डिंग आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, क्योंकि ये एकदम वही जगह है जहाँ पर सोमवार के दिन 10 नवंबर को 6:51 पर एक जोरदार धमाका हुआ था। उस धमाके के निशान जो है वो भी पीछे सड़क पर आपको नीचे में जरूर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर जरूर मौजूद है। मतलब क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर आते रहते हैं पहले से? कभी कभी आते हैं, पर अभी बहुत दिनों से यहाँ पे लोग आ नहीं पा रहे थे अंदर, अब आने की अनुमति मिल रही है। आज से चालू हुआ है, कल भी आया था मैं, कल तो बंद ही रहता। तो उसके बाद कभी ऐसा कभी लगा कि थोड़ा सा डर का माहौल हो या कुछ कब हो जाए? अभी आज ही देखा है तो आज तो कुछ नहीं, सब चालू है। अब ठीक लग रहा है? अब तो सब देखिए यहाँ पर फिलहाल लोगों का आना जाना जो है अब वो शुरू हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि इंतजार काफी लंबा था। बेशक आज पांचवा दिन है जब इस रोड को खोला गया है, लेकिन इस मामले में देखिए तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है। बल्कि आज ही जो शुरुआती जांच यहाँ पर की गई थी फॉरेंसिक टीम द्वारा, उससे पता चला है कि जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था तो 2 किलो से ज्यादा का जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका इस्तेमाल किया गया था। उसके लिए फ्यूल साथ में था और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि अभी हमारी एक रिपोर्ट में हम देख पा रहे थे कि 5 से 10 मिनट में इस बम को तैयार करने के बाद यहाँ पर जोरदार धमाका हो गया था और इस धमाके के जो अवशेष थे वो यहाँ से 200-300 मीटर दूर तक मिले थे। जी, धमाके के अवशेष 200-300 मीटर दूर तक मिले और अब यहाँ पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। भीड़ भाड़ का इलाका है, लोग लौट रहे हैं और अब जाके जो रास्ते बनते वो खुल रहे हैं। शुभांग, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए और खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। एक धमाका होता है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इस धमाके ने दिल्ली समेत पूरे देश में एक खौफ भी फैलाया, सनसनी मचाई। जांच में रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं और धमाके की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक एक करके आपको 10 नवंबर की वो भयानक शाम की तस्वीरें दिखाते हैं। कार में जोरदार ब्लास्ट, पांच सेकंड की टेरर फिल्म, धमाके के वक्त का वीडियो, मेट्रो स्टेशन में आया भूकंप, दूर जाकर गिरे शवों के टुकड़े। दिन था 10 नवंबर सोमवार। दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 6:51 पर यह जोरदार धमाका होता है। आसपास कई गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आ जाती हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। इस भयानक बम धमाके में 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। NIA की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और आए दिन घटना के नए फुटेज भी सामने आ रहे हैं। धमाके का ऐसा ही एक नया CCTV वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखिए, ये लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। फुटेज में दिख रहा है कि 10 नवंबर शाम 6:51 पर जोरदार धमाका होता है और करीब 40 फीट नीचे पूरा स्टेशन ही हिल जाता है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि खाने की दुकान का काउंटर तक हिल गया और उसके सामने खड़े लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही सेकंड में
स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के नीचे भूकंप आ गया हो। अब आपको धमाके की एक और तस्वीर दिखाते हैं। 10 नवंबर को जब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 6:51 पर धमाका हुआ तो I-20 कार सड़क पर मौजूद थी। आसपास कई गाड़ियां भी मौजूद थी, इसलिए धमाके के वक्त कई गाड़ियां चपेट में आ गई। NDTV को वो CCTV फुटेज मिली है जिसमें हर तरफ गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। लाल किले के पास ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियां धीमी हो रही थी। तभी 6:50 और 57 सेकंड पर तीसरी स्क्रीन पर एक जोरदार धमाका होता है और सभी स्क्रीन बंद हो जाती हैं। इस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रास्तों से गाड़ियां आती दिख रही हैं। एक रास्ता है जो लाल किला चौक से चौक की ओर जा रहा है और एक रास्ते में आप देख सकते हैं कि दरियागंज से लाल किला की ओर आने वाली गाड़ियां हैं और अचानक वहां ब्लास्ट हो जाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। एक नजर में लग रहा है कि इस रेड लाइट के पास ही सैकड़ों कारें, बाइक, ई-रिक्शा और ऑटो है। वैसे भी ये इलाका दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में है। शाम के वक्त तो और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। इस दौरान ये धमाका होता है और तबाही मच जाती है। दिल्ली में जो कार धमाका हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देश के कई शहरों में शिकंजा कसा है और मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आए हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। देश भर में 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये शिकंजा कसता जा रहा है। तो जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम ये हैं: डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, उमर मोहम्मद। ये डॉक्टर शाहीन सईद जो डॉक्टर उस दिन कार में सवार था जिसमें धमाका हुआ, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसका नाम उमर मोहम्मद है और वो धमाके में मारा जा चुका है। इसके अलावा जिन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है उसमें हैं डॉक्टर आरिफ कानपुर से, डॉक्टर फारूक हापुड़ से, डॉक्टर फहीम फरीदाबाद से, नूह से भी 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, डॉक्टर परवेज है लखनऊ से और एक डॉक्टर बंगाल से है। इसके अलावा पंजाब के भी 6 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, जिनके ये 6 डॉक्टर जो हैं वो पंजाब से हैं। एक डॉक्टर जो कि भगोड़ा है और विदेश में छुपा बैठा है, उसका नाम बताया जा रहा है डॉक्टर मुजफ्फर अहमद। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद वो गिरफ्तार डॉक्टर आदिल जो है वो डॉक्टर आदिल अहमद का भाई है डॉक्टर मुजफ्फर। तो आइए दिखाते हैं आपको इस पर ये रिपोर्ट। दिल्ली बम धमाका केस की जांच तेज है। मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। देश भर में 30 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कल मामले में गिरफ्तार 4 संदिग्ध डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट मेडिकल काउंसिल से मिली जानकारी के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने चारों गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के नूह से 2 और डॉक्टर्स को पकड़ा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी के हैं। एक डॉक्टर ब्लास्ट वाले दिन दिल्ली में था। डॉक्टर ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो दिल्ली एम्स में इंटरव्यू देने आया था। वहीं नूह से जांच एजेंसियों ने दिनेश उर्फ डब्बू को हिरासत में लिया है। दिनेश बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेच रहा था। डॉक्टरों पर कसता शिकंजा, दिल्ली कार ब्लास्ट। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद। मारा गया डॉक्टर उमर मोहम्मद। हिरासत में डॉक्टर आरिफ कानपुर से, डॉक्टर फारूक हापुड़ से, डॉक्टर फहीम फरीदाबाद से, नूह से 2 डॉक्टर परवेज लखनऊ से, एक डॉक्टर बंगाल से, पंजाब से 6 डॉक्टर, भगोड़ा डॉक्टर मुजफ्फर अहमद आदिल का भाई। I-20 गाड़ी के अंदर करीब 2 किलो विस्फोटक रखा हुआ था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक बम बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगा होगा, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी के अंदर से जो फॉरेंसिक
सैंपल बरामद हुए हैं उनसे साफ है कि करीब 5 मिनट में ही उमर ने बम तैयार कर लिया होगा। सूत्रों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर्स और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की सीडीआर से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टर्स के फोन बंद हैं, जिनको जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है, जो जैश के इन संदिग्धों के संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से इनके फोन बंद हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल आतंकवादी उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के तार फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जहां वो डॉक्टर के रूप में काम करता था। इसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ, जहां लगभग 2900 किलो विस्फोटक मिला था। सूत्रों ने आशंका जताई कि फरीदाबाद में पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल कथित तौर पर कई कार बम विस्फोटों की योजना बना रहा था। पुलवामा में उमर उन नबी के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन हमलों को अंजाम देने से पहले ही उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया। वो पिछले 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। उसकी निशानदेही पर ही फरीदाबाद पुलिस ने स्विफ्ट कार बरामद की थी, जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन मिली थी। डॉक्टर मुजम्मिल, उमर उन नबी और डॉक्टर शाहीन पर 2 हैंडलर्स से बात करने का आरोप है। दोनों हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हशीम उर्फ आरिफ निसार बताए गए हैं। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन हैंडलर्स ने डॉक्टर्स को क्या आदेश दिए थे और पूरी प्लानिंग कैसे चल रही थी। जैश ए मोहम्मद के इस मॉड्यूल की कश्मीर से लेकर हरियाणा और देश के कई राज्यों में जांच लगातार जारी है। इसमें कितने डॉक्टर शामिल हैं और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, किन किन देशों में ये पूरा मॉड्यूल फैला हुआ है, उसको लेकर एनआईए के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच के दौरान लगातार डॉक्टरों का ये टेरर नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अंजीत श्रीवास्तव के पास, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं फरीदाबाद में। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है अंजीत, वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी कार्रवाई हुई है, तो वहाँ इस वक्त में क्या अपडेट है इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास, यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है? देखिए नगमा, मैं आपको बताऊं कि 2 एफआईआर तो अभी दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हैं और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में है। उसके पीछे 2-3 वजहें हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी यहां से हुई, डॉक्टर उमर नबी जो कि पूरे ब्लास्ट में शामिल था वो था, और जो तीसरी शाहिदा जो है वो उनकी गिरफ्तारी यहीं से हुई। तो अलग अलग गिरफ्तारियां यहां से हुई और जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो कहा यह जा रहा है कि यहीं से जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद से उससे जब पूछताछ हुई तो उसने सारी कहानी बताई थी। और जो एक चौथा किरदार है इससे जुड़ा हुआ वो मोहम्मद इश्तियाक है, जो कि इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक मस्जिद है, वहां पर मौलाना है और वो नूह मेवात का रहने वाला है। तो वही बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर नबी को और इन सब से वही संपर्क में रहता था। और इसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल रहा करता था। उसने हालांकि कमरे पर एक किराए पर एक कमरा ले रखा था। जिसका वो उसने कमरे पर किराया रखा था वो मोहम्मद इश्तियाक का था और उसी के घर में वो रहता था, लेकिन यहां से वो पूरा पैटर्न शुरू कर रहा था। अब 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है कि यहीं डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर ही ये जितनी बरामदगियां हुई थी अमोनियम नाइट्रेट की वो हुई। इसका पुलवामा से लेकर के फरीदाबाद तक का और मेवात तक का पूरा एक-एक कनेक्शन अब सामने आ रहा है। आज भी यूपी पुलिस की कुछ टीमें अंदर गई थी, उसके बाद वो बाहर आई और उसके बाद जांच की दिशा आगे बढ़ रही है। 2-3 चीजें हैं कि मुजम्मिल के सीडीआर से बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल किस किस के संपर्क में था। उन सब लोगों से भी पूछताछ हो सकती है आने वाले वक्त में। कहा यह जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मुजम्मिल से
तकरीबन रोज बात करते थे या कई बार बात करते थे, तो उन सभी लोगों से पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन ऑफ कर दिया। हालांकि ये सूत्रों से जानकारी है कि उन्होंने फोन ऑफ कर दिया है और बहुत जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पा रही। वो भी रडार पर हैं पुलिस के, क्योंकि देखिए 2-3 पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। इसमें NIA काम कर रही है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी, जो शुरुआती जिसने केस खोला था वो भी शामिल है, हरियाणा पुलिस इसमें शामिल है। जब यूपी की टीम अंदर गई थी तो उस समय जो लोकल पुलिस है वो भी उनके साथ गई थी। उसके बाद वो वहां से निकले और फिर थोड़ी देर बाद निकल के चले गए। तो एक तार जो है वो जुड़ रहे हैं, चाहे यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर का मामला हो, जम्मू कश्मीर से लेकर। तो आपने जो पुलिस की बात की है कि कई तरह के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें शामिल हैं, इसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, इसमें यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है, NIA है। अकील हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर ऑफिस फरीदाबाद से। अकील, पुलिस इसमें जो तार जोड़ रही है वहां पर किस तरह का कनेक्शन अभी साबित हुआ है? इन्वेस्टिगेशंस कहां पहुंची हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर डॉक्टर्स का जो टेरर का मॉड्यूल था, इसमें तकरीबन 22 लोग ऐसे थे जो कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और ये जो एक ऐप के थ्रू जुड़े हुए थे और लगातार इनकी जो है बातें होती थी और इसकी जो शनाख्त है, इसकी जो पहचान है, उसकी जो लिंक्स हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहला FIR जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में फाइल होता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है 3 लोगों को अरेस्ट करती है। फिर उसके बाद जब कई लोगों से सवाल किए जाते हैं उसमें से तो वो बताते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम आदिल रथर है। आदिल रथर की जो गिरफ्तारी है वो यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होती है। क्वेश्चनिंग के दौरान, सवालात के दौरान आदिल रथर बताता है कि एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल है जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, में जो है वो कार्यरत है। उसके बाद वहाँ से ये जो डॉक्टर का नेक्सस है, पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो अनर्थ किया जाता है, भंडाफोड़ किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन का भी नाम आता है। और इस केस में अगर आप देखें तो रात भी जो बीती रात है वहाँ भी तकरीबन 3 लोगों को मेवात से गिरफ्तार किया गया और उन तीनों की जो दोस्ती थी, जान पहचान था, कम्युनिकेशन का जो मोड था, तरीका था, उसके अकॉर्डिंग वो लगातार मुजम्मिल के टच में थे। तो जो जितने लोग मुजम्मिल के करीबी माने जाते रहे उनसे लगातार जो है वो सवालात के घेरे में। और इस केस के अंदर हमें एक दूसरा डेवलपमेंट ये देखा कि जब शुरुआत के दौर में पहला FIR जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम करती है और अभी आज जो है एक दूसरा FIR फाइल होता है दिल्ली पुलिस की जो ATS की सेल है, जिसको स्पेशल सेल हम बोलते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेल जो है जिसको स्पेशल सेल कहते हैं, उसने एक दूसरा FIR फाइल किया। और ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो कि काउंटर टेररिज्म की सेंट्रल एजेंसी है, वो लगातार इसमें कई जगहों से जो है कई लोगों को डिटेन किया गया। लगातार उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि उनका जो लिंक है वो जो डेरेडेंट टेररिस्ट रहा है, जो खूंखार टेररिस्ट रहा है, उमर जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की, उसके साथ किस तरीके से रहा और वो पूरा का पूरा मॉड्यूल किस तरीके से दिल्ली NCR के अलावा अगर आप देखें तो यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के फरीदाबाद में, हरियाणा के नूर मेवात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक किस तरीके से इंडिपेंडेंटली इंटर स्टेट कनेक्शन जो है वो किस तरीके से फैला हुआ था। तो उस मामले में भी अभी जांच जो है इस वक्त जारी है। इस जांच जारी है, इसमें कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, कई स्टेट की पुलिस है, उसके अलावा NIA है। धन्यवाद आपका आकिल। और इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। डॉक्टर आदिल के भाई की तलाश हो रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर भारत के बाहर है, उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि वो इस टेरर नेटवर्क का मुखिया हो सकता है। डॉक्टर आदिल गिरफ्त में है, लेकिन उसका भाई डॉक्टर मुजफ्फर फिलहाल फरार है। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इंटरपोल से भी मदद ली जा रही है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। काजीगुंड का रहने वाला मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का बड़ा भाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस CBI के जरिए इंटरपोल से मदद ले रही है। इंटर स्टेट व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम सदस्य बताया जा रहा है डॉक्टर मुजफ्फर। जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फर अगस्त में भारत छोड़कर दुबई गया और अब माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में वो छिपा हुआ है। मुजफ्फर टर्की में बैठे हैंडलर और भारत में जैश-ए मोहम्मद के मॉड्यूल के बीच लिंक का काम कर रहा था। माना जा रहा है कि फिलहाल वो दुबई या अफगानिस्तान में हो सकता है। उसको जल्द लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकालने की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए इंटरपोल से मदद मांगी गई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर भारत के मॉड्यूल और पाकिस्तान के हैंडलर्स के बीच लिंक की तरह काम करता था
ऑपरेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल होता था और वो उकाशा नाम के जैश के हैंडलर के संपर्क में था। इस बीच इन लोगों का तुर्की का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2022 में डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर मुजम्मिल ने तुर्की यात्रा की थी। यहीं पर फंडिंग और ऑपरेशन का रूट पता चला, यहीं हमले की प्लानिंग को फाइनल किया गया। इसके बाद मुजफ्फर दुबई से बैठकर पूरा नेटवर्क चलाता था। मुजफ्फर पैसों से लेकर लॉजिस्टिक तक देखता। बताया जा रहा है कि भाई आदिल की गिरफ्तारी के बाद वो तुरंत अफगानिस्तान भाग गया। ये भी सामने आ रहा है कि आदिल को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने में मुजफ्फर की बड़ी भूमिका थी। उसी ने आदिल की उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मुलाकात करवाई। एजेंसियों को यह भी शक है कि दिल्ली ब्लास्ट का आदेश भी मुजफ्फर ने ही दिया था। बताया जा रहा है कि पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी आया, आदिल सहारनपुर चला गया। एजेंसियों का मानना है कि वो इस टेरर नेटवर्क का मुखिया है। मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले नेटवर्क के कनेक्शन खुल सकते हैं। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।